आज हम ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लोकप्रिय प्रतिरोध 1857 ईस्वी का विप्लव, उसके कारण और स्वरूप को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन लंबे समय से चला रहा था और भारतीय जनता निरंतर अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थी और तरह तरह के उन पर अत्याचार किए जा रहे थे और जिसके कारण 1857 ईस्वी में आकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और 1857 में क्रांति होती है, जिसे 1857 का विप्लव या 1857 क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि 1857 के विप्लव के कौन कौन से कारण थे। तो कारणों में पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में हम देखते हैं कि गोद निषेध नीति और सहायक संधियां, इनसे भारतीय जो राजा बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी कि यदि राजा निसंतान मरेगा और तो उसका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा, उसे गोद लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और अमूमन ये होता था कि उसे परमिशन नहीं मिलती थी और अंग्रेजी राज्य को मिला दिया जाता था। तो गोद निषेध नीति राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके बाद सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार, यानी मुगल सम्राट बहादुर शाह के प्रति दुर्व्यवहार की भावना, क्योंकि लंबे समय से मुगल काल भारत में चला रहा था और बाबर से लेकर और बहादुर शाह तक काफ़ी लंबा समय मुगल काल रहा। तो भारतीय जनता अभी भी इस वंश के प्रति आस्था रखती थी। अतः जब अंग्रेजों ने बाद में ये पूछा भी कि तुम्हारा नेता कौन, यानी तुम किसके प्रति अपनी एक सिंपैथी रखते हो, तो उन्होंने सम्राट बहादुर शाह के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। तो अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह के प्रति दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जो कि 1857 का विप्लव का एक कारण माना जा सकता है। तो राजनीतिक कारणों में हम अंग्रेजों की नीतियाँ और सम्राट के प्रति दुर्व्यवहार की भावना और भारतीय राजाओं के प्रति दुर्व्यवहार की भावना इस विप्लव का कारण मानी जा सकती है। नंबर 2, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक क्षेत्र में हम देखें तो भू राजस्व बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इन बंदोबस्तों से भारतीय किसानों का अत्यधिक नुकसान हुआ। उन्हें जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था और इसके साथ साथ जमींदार वर्ग को में भी असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि उनका आर्थिक जो हित था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और न्याय क्षेत्र में जो भारत में न्याय अदालतें थीं, उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे नहीं सुने जा सकते थे और एक अंग्रेज को वो सज़ा किसी भी अपराध में एक भारतीय की तुलना में अंग्रेज को सज़ा नहीं होती थी और अदालतों में बहुत ज़्यादा भेदभाव की स्थिति बनी रही, जिसके कारण भारतीय बहुत नाराज थे। तो प्रशासनिक क्षेत्र में हमने देखा, न्याय क्षेत्र में और भू राजस्व बंदोबस्त के क्षेत्र में असमानता की स्थिति ने 1857 के विप्लव को प्रोत्साहन दिया। इसके बाद है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारणों में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, यानी भारतीय जो वैदिक धर्म, उसके कट्टर आलोचक ब्रिटिश सरकार थी। भारतीय देवी देवताओं की कठोर आलोचना की जाती थी, उनके बारे में गलत बातें प्रचारित की जाती थी और सामाजिक व्यवस्था को ही अंग्रेजों द्वारा गलत बताया गया और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति पर विशेष बल दिया, जिससे कि भारतीय शिक्षा और संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ा और जिसके कारण भारतीयों में एक असंतोष की भावना व्याप्त हो गई और 1857 ईस्वी का विप्लव
का आधार तय हुआ। धार्मिक कारण में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म पर विशेष प्रहार अंग्रेजों द्वारा करना, विभिन्न मिशनरियों द्वारा और पादरी वर्ग द्वारा यह सदैव प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक भारत में लोगों को ईसाई बनाया जाए। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं लॉर्ड मेघालय की भी नीति कारगर सिद्ध होती है। उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही माना और उन्होंने इस बात को कर दिया कि अधिक से अधिक यदि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो भारतीय शरीर से तो भारतीय होंगे और मन से वो अंग्रेज होंगे। और मिशनरी सदैव इस बात का प्रयास करते कि अधिक से अधिक लालच देकर किसी भी तरीके से जो भारत में जो पिछड़ा वर्ग है उनको ईसाई बनाया जा सके। इससे हिंदू धर्म में जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो अधिक नाराज इस बात से हुए कि उनकी जनता को ईसाई बनाया जा रहा है। तो धार्मिक कारण ये था। इसके बाद सैनिक कारण। तो सैनिक कारणों में 1857 के विप्लव में हम देखते हैं वेतन भत्ते और पदोन्नति को लेकर, जैसा कि पूर्व में भी देख चुके हैं कि सैनिकों के साथ भेदभाव बना रहा। यदि किसी एक अंग्रेज की जो वेतन है उसी रैंक में भारतीय सैनिक का वेतन समान नहीं, पदोन्नति को लेकर भेदभाव और उन्हें बराबर का सम्मान न देना और उनके साथ उनके वेतन में वृद्धि न करना समान रूप से और भत्ते न देना, ये सैनिकों में असंतोष बढ़ा रहा था। और सैनिकों को यह भी लिख के देना पड़ता था कि यदि वो युद्ध के दौरान यदि वो अपाहिज हो जाते हैं या वो युद्ध करने लायक नहीं रहते हैं तो उन्हें पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति सैनिकों के अंदर एक असंतोष की भावना को बढ़ावा देती है जो 1857 ईस्वी के विप्लव का कारण बनता है। इसके बाद आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने इस बात पर हमेशा बल दिया कि अधिक से अधिक कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड पहुँचाया जाए। वहाँ औद्योगिक क्रांति के कारण अधिक से अधिक कच्चा माल की जरूरत पड़ रही थी और भारत से वो सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेज देते थे, जिसके कारण भारतीय बुनकर और दस्तकार मजदूरों को कच्चा माल ही नहीं प्राप्त हो पाता था, जिससे कि वो निर्धन होते गए और उनके कुटीर उद्योग थे वो भी विनाश को प्राप्त हुए, जिससे भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और निर्धनता में निरंतर वृद्धि होती गई। और ये आम जनता की आर्थिक खराब स्थिति ने 1857 ईस्वी के विप्लव को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं तत्कालिक कारण। तो 1857 ईस्वी के विप्लव का तत्कालिक कारण जो था वो था चर्बीदार कारतूस। अंग्रेजों ने एक नई राइफल एनफील्ड का आविष्कार किया। उसकी ये विशेषता थी कि उस पर कारतूस चढ़ाने से पहले उसे मुंह से काटना, उसकी टोपी को मुंह से काटना होता था और वह कारतूस सूअर और गाय की चर्बी से बनाया गया था। जब इस बात का पता मुसलमान और हिंदू सैनिकों को हुआ तो उनके अंदर काफ़ी असंतोष व्याप्त हुआ और उन्होंने माना कि हमारे धार्मिक पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं अंग्रेज, क्योंकि चर्बीदार कारतूस गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर जो मुसलमान उसको अच्छा मानते हैं। तो इस तरीके से सैनिकों में एक चर्बीदार कारतूस के प्रयोग पर बलपूर्वक प्रयोग पर बल देना अंग्रेजों की ये नीति इस क्रांति को बढ़ावा देती है। और मंगल पांडे इसके विरुद्ध सबसे ज़्यादा उग्र रूप में सामने आते हैं, जिनको बाद में पकड़कर फांसी दे दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं विप्लव की घटनाएं एवं प्रसार। तो कौन कौन सी घटनाएं थी? जैसे अवध में लोकप्रिय प्रतिरोध। तो अवध में जैसा कि हम देखते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह, जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, जिससे कि भारतीय राजाओं में असंतोष व्याप्त हो गया और विद्रोहियों ने इसके
इसके परिणाम के रूप में नवाब वाली अली शाह के पुत्र गिलजीस कद्र को नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन का काम बेगम हजरत महल को सौंप दिया गया और अवध में स्थिति बहुत ही एक तरह से संकटपूर्ण उत्पन्न बन गई थी। इसके बाद नेक्स्ट झांसी में लोकप्रिय प्रतिरोध। 1854 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया गोद निषेध नीति के अंतर्गत, क्योंकि ये माना कि जो राजा ने पुत्र लिया गोद वो उनकी अपनी संतान नहीं है। और इसका पहले तो रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी अन्य विनय किया कि उनके राज्य को वापस लौटा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनके साथ ये धोखेबाजी के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में उतरना पड़ा। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अंत में वो वीर गति को प्राप्त होती है, जिससे जनता में बहुत अधिक नफरत की भावना अंग्रेजों के प्रति व्याप्त होती है। कानपुर में लोकप्रिय प्रतिरोध। 4 जून 1857 ईस्वी में क्रांति हुई और यहाँ पर नाना शाह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया और बीबी घटी घटना ये इस कानपुर में लोकप्रिय प्रतिरोध में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ पर कुछ अंग्रेज और कुछ स्त्रियों को विद्रोहियों ने मार दिया था, जिसको बाद में अंग्रेजों ने इसका बदला लेते हुए कई भारतीयों का भी नरसंहार किया और बिठूर में काफ़ी लूटपाट हुई, धन को लूटा गया। यह कानपुर में ये घटना देखने को मिलती है। इसके बाद बिहार में लोकप्रिय प्रतिरोध। बिहार में जगदीश कुंवर सिंह इस प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र उस समय 70 वर्ष थी और उनका अपमान और उनके बहुत से क्षेत्रों को छीन लेना ये बिहार की जनता को बर्दाश्त नहीं हुआ और बिहार की बहुत सारी आम लोग जगदीश कुंवर सिंह के साथ सम्मिलित हुए। इसके बाद अंग्रेज द्वारा लोकप्रिय प्रतिरोध का दमन। अंग्रेजों ने इसको इस 1857 के विप्लव को बर्बरतापूर्वक दबाने का पूरा प्रयास किया और वे अधिकतर इसमें कामयाब भी हुए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस प्रतिरोध को दबाने से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ही नफरत की भावना में वृद्धि हुई और वो धीरे धीरे बढ़ती गई। लोकप्रिय प्रतिरोध का स्वरूप क्या था? तो कुछ इतिहासकार और विद्वान ये मानते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था। नंबर 2 मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास था। नंबर 3 सामंतवादी प्रक्रिया थी और नंबर 4 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लोकप्रिय प्रतिरोध की समीक्षा। तो पहला है सैनिक विद्रोह, यानी लोकप्रिय प्रतिरोध का स्वरूप है तो पीवी रॉबर्टसन ने इसे सैनिक विद्रोह माना है। रॉबर्टसन का मानना है कि यह एक सैनिक विद्रोह था, जैसा कि मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया। यह सबसे पहले सैनिकों के माध्यम से ही फैला। तो रॉबर्टसन कहते हैं कि ये एक आम जनता का विद्रोह नहीं था, यह सिर्फ सैनिक विद्रोह था। और मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास, तो इसके संबंध में सर जेम्स आउटरम का मत है कि ये मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, क्योंकि मुसलमान नाराज थे कि बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट के विरुद्ध दुर्भावना के कारण मुसलमान ये चाहते थे किसी प्रकार से इसका बदला लिया जाए। तो आउटरम का मानना है कि यह विद्रोह या विप्लव एक मुसलमानों का षड्यंत्र था और स्मिथ का भी मानना यही है कि यह मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, मतलब पूर्व विद्रोह नहीं मानते हैं। नंबर 3 सामंतवादी प्रक्रिया। सामंतवादी प्रक्रिया को मानने वाले मेलिसन ने इस विद्रोह को इसे जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रक्रिया कहा। मेलिसन का कहना है कि यह सामंतवादी प्रक्रिया थी, क्योंकि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त से जमीन जागीरदार वर्ग भी काफ़ी नाराज था। तो उन्होंने अपनी जो विरोध था वो इस विप्लव के माध्यम से व्यक्त किया। नंबर 4 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
सर्वप्रथम श्री सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा। सावरकर का मानना था कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध था, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर लोग एक साथ एकजुट नहीं हुए थे। यह समस्त उत्तर भारत में फैला एक तरह से विप्लव था और इसमें व्यापक बड़े पैमाने पर बहुत से राजा सम्मिलित हुए। तो इसको सावरकर ये मानते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लोकप्रिय प्रतिरोध की समीक्षा, तो समीक्षा के रूप में हम ये देख सकते हैं कि 1857 का विप्लव यह एक तरह से आम जनता और राजाओं का एक बहुत बड़ा विरोध और अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना का प्रतीक माना जा सकता है। और इसने अंग्रेजों की जो नीतियों को काफ़ी हिला के रख दिया था, जो अत्याचार जो अपनाए हुए थे। इसके बाद इंग्लैंड की सरकार ने यह डिसीजन लिया कि किसी भी प्रकार से उनकी भारतीयों की स्थिति को सुधारा जाए। और एक सबसे बड़ी घटना देखने को मिलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत कर दिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंबे समय से यहाँ शासन कर रही थी, वह भी अब यहाँ समाप्त होती है और डायरेक्ट इंग्लैंड से शासन क्राउन के अधीन भारत को कर दिया जाता है और डायरेक्ट शासन शुरू हो जाता है, क्योंकि यह प्रयास किया गया कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। 1857 की विप्लव जैसी घटना। तो आज हमने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोकप्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत 1857 के विप्लव के कारण और स्वरूप को समझा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी असफलता के कारण और परिणामों को देखेंगे। ओके।